Hello learners, I am Diksha Sharma and you are watching commerce.com. Today's lecture is all about phases of teaching. हमने अपनी लास्ट लेक्चर में टीचिंग के बाकी सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे. आप ये पूछेंगे कि फेजेस ऑफ टीचिंग तो टीचिंग के सिलेबस में है ही नहीं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि फेजेस ऑफ टीचिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग का. सो हम इसे ज़रूर यहाँ पर पढ़ेंगे. So let's just start this lecture. Before starting, please like this video and subscribe to our channel for upcoming videos. Okay, so let's just start this lecture. Phases of teaching. अब टीचिंग के फेजेस क्या हैं, हम इन्हें क्यों पढ़ते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, सो ये जानेंगे. तो मैं आपको सबसे पहले यही क्लियर करती हूँ कि जब एक टीचिंग प्रोसेस शुरू होती है, मतलब एक टीचर एक स्टूडेंट के सामने जाता है, चाहे वो क्लास हो या फिर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि मैं एक टीचर आपको इंटरेक्ट हो रही हूँ अभी आपसे, राइट, ऑनलाइन मीडियम के थ्रू. तो इसी तरह एक टीचर पढ़ाने से पहले, यानी कि एक टीचर जब स्टूडेंट के साथ या लर्नर के साथ इंटरेक्ट होता है, उस स्टेज से पहले, उस स्टेज में और उस स्टेज के बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है, किन चीज़ों को ध्यान में रखता है, वो सब हम पढ़ेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग में, राइट. सो टीचिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क. To make this job easy and successful, a systematic planning is needed. मतलब एक टीचिंग बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है ना, क्योंकि आज आपको पता है कि हर इंसान ये सोचता है, और आप पहले भी, कि उसे सब कुछ पता है, राइट. कोई भी जानना नहीं चाहता या सीखना नहीं चाहता जब तक कि उसे एक सिस्टमेटिक वे में ये ना बताया जाए कि ये चीज़ें आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, या इसको कोई भी चीज़ को जानने के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, राइट. अगर आपको पता ही नहीं होगा कि यूजीसी नेट की तैयारी आप क्यों कर रहे हो, तो आप करोगे नहीं करोगे, राइट. सो टीचिंग एक कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसमें वो ये भी बताते हैं कि हमें सीखना क्यों है, हमें सीखना क्या है, और उसके बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं. सो टीचर ये सारी चीज़ें अपने लर्नर्स को बताता है. सो ये इसीलिए बहुत एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, लेकिन इसे इजी बनाया जा सकता है थ्रू दी सिस्टमेटिक प्लानिंग. ओके, अब वो प्लानिंग कैसे होगी, इन 3 फेजेस में होगी, राइट. सो टीचिंग इज टू बी कंसीडर्ड इन द टर्म ऑफ वेरियस स्टेप्स. उसकी काफ़ी सारी स्टेप्स बना दिए, मतलब 3 स्टेप्स जो हम बेसिकली यहाँ पढ़ेंगे. द स्टेप कंटिन्यूइंग द प्रोसेस आर कॉल्ड फेजेस ऑफ टीचिंग. और इन्हीं स्टेप्स को जो हम स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन करते हैं, जो हम टीचिंग में इंटरेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ों को फेजेस में बांटना या स्टेप्स में बांटना ही फेजेस ऑफ टीचिंग होता है, राइट. सो जो एक जैक्सन ने क्या कहा इसके बारे में, इन्होंने कहा दैट इफ वी आर टू ऑब्टेन अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टीचिंग एक्टिविटी, we must consider what a teacher does before, after and regular teaching. मतलब अगर हमें टीचिंग एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म करना है, तो हमें जानना ज़रूरी है कि टीचर पढ़ाने से पहले, पढ़ाते वक्त और पढ़ाने के बाद कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, राइट. सो जैक्सन एनालाइज द फॉलोइंग स्टेप्स. उन्होंने जो स्टेप्स बताए हैं वही हैं phases of teaching: pre-active phase, interactive phase and post-active phase. So यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा और आपको पता लगा होगा कि कौन कौन से स्टेप्स हैं बेसिकली. अब इन स्टेप्स में हमें फर्दर क्या स्टेप्स लेने होते हैं, या फिर सब स्टेजेस इनकी क्या होती हैं, तो वो हम यहाँ कवर करेंगे, राइट. सो प्री एक्टिव फेज, जो प्री एक्टिव फेज होता है, वहाँ क्या है बेसिकली, अभी तक टीचर स्टूडेंट के सामने इंटरेक्ट नहीं हुआ, यानी कि उसके साथ वो डायरेक्टली कोई उसने कम्युनिकेशन नहीं की, या अपनी बात अभी तक उसे समझाई नहीं कि वो क्या पढ़ाना चाहता है या कुछ भी. सो ये उससे पहले की स्टेज है. सो जैसे कि अब मैं आपको जब इंटरेक्ट होने आती हूँ कोई भी लेक्चर प्रिपेयर करने,
तब मैं क्या करती हूँ, मैं पहले से अपने नोट्स प्रिपेयर करती हूँ। उन नोट्स में मैं देखती हूँ कि मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया, आपने क्या क्वेरीज दी थी और कितने बच्चे अभी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उनका बेसिक लेवल क्या हो सकता है। ये चीज़ें मैंने एक बार मतलब देख ली, सोच ली, राइट। सो इसी तरह की चीज़ें एक नॉर्मल टीचर भी क्लास में जाने से पहले प्रिपेयर करता है, चाहे वो कितना भी बड़ा टीचर हो, राइट। सो प्री एक्टिव फेज, एंड अगर आप भी आगे चल के एक अच्छे टीचर लेक्चरर बनेंगे, सो आपको ये प्रिंसिपल्स, ये स्टेप्स फॉलो करने ज़रूरी है ताकि आपकी टीचिंग इफेक्टिव हो सके, राइट। सो व्हाई वी लर्न दीज स्टेप्स? सो आंसर इज फॉर मेकिंग टीचिंग प्रोसेस वेरी इफेक्टिव, राइट। ओके, सो प्री एक्टिव फेज एज द नेम इम्प्लाइज, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, कंसर्न विद द प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग, जिसमें टीचिंग के लिए प्रिपेयर करना होता है। अब मैं आपको एक नट शेल में एक बता देती हूँ कि ऐसे करके 3 स्टेजेस हैं। इसे प्री एक्टिव फेज बोलते हैं, इसे इंटरएक्टिव एंड इसे पोस्ट एक्टिव फेज। जो प्री एक्टिव फेज है वहाँ पर टीचर कुछ ना कुछ एक ऑब्जेक्टिव लेके चलता है कि उसे ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है, राइट। जैसे कि वो टीचर चाहता है कि स्टूडेंट में ये चेंजेस हो और उसके लिए वो पहले देख लेता है कि उसे पहले कितना कुछ आता है स्टूडेंट को, राइट। और इंटरएक्टिव फेज में वो उस पे वर्क करता है और लास्ट में वो इवेलुएट करता है कि क्या चेंजेस आए। यानी कि एंटरिंग बिहेवियर प्री एक्टिव फेज में देखता है और लास्ट में देखता है कि उसका डिजायर बिहेवियर कैसा है, राइट। ओके, मतलब डिजायर बिहेवियर आया या नहीं आया, जो वो चाहता था ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना वो हुआ या नहीं हुआ, राइट। सो अब हम देखते हैं इसमें प्रीएक्टिव फेज के। सो फॉर्मेटिंग फिक्सिंग अप गोल, सबसे पहले गोल को फिक्स किया, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो गोल किस बेस पर फिक्स होगा कि स्टूडेंट कैसा है, स्टूडेंट की नॉलेज पहले से कितनी है, उसका लर्निंग लेवल कितना है, उसकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशनल है, जो कि हमने पढ़ा था पहले भी डायग्नोस्टिक में, वही सब यहाँ पर करेगा। फॉर्मेटिंग ऑफ फिक्सिंग अप गोल्स, यहाँ पर गोल फिक्स पहले होंगे, जैसे कैसे किस तरह से फिक्स हो सकते हैं। एंटरिंग बिहेवियर के बेस पे, जो मैंने आपको क्लियर किया। एंड टर्मिनल बिहेवियर, कि वो लास्ट में कैसा बिहेवियर हो जाए। तो डिसीजन मेकिंग अबाउट कंटेंट, फिर कंटेंट कैसा हो। अब ये तो देख लिया कि हमें ऑब्जेक्टिव ये रखना है, तो उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने से रिलेटेड हमें कंटेंट भी इकट्ठा करना होगा। लाइक जैसे नोट्स हो गए, जैसे कि मेथड्स हो गया टीचिंग का, और कुछ प्रिंसिपल्स भी, मतलब बिना प्रिंसिपल्स को यूज़ किए, जैसे कि टीचर को पढ़ाते हुए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बेसिकली किस तरह से वो खुद को रिप्रेजेंट करे। वो पहली बात तो खुद टीचर लगना चाहिए, ये बेसिक चीज़ है। तो ऐसे प्रिंसिपल्स को भी वो अप्लाई करे, अप्लाई करने के बारे में उनसे रिलेटेड उसने नॉलेज गैदर कर ली, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप इज डिसीजन मेकिंग। मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है तो वो किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा खुद को, अगर वो थ्योरी पढ़ा रहा है तो किस तरह से। सो ये चीज़ें क्लियर हुई, ओके। सो नाउ वी हैव टू मूव आर नेक्स्ट स्टेप विच इज़ इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज के अंदर है कि टीचर जो भी टास्क परफॉर्म करेगा आफ्टर एंटरिंग इन अ क्लास, मतलब क्लास में एंटर होने के बाद टीचर अगर क्वेश्चन पूछता है बच्चों से, देखता है कि क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है, कौन सा बच्चा एक्टिव है, कौन सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला है, इस तरह से स्टूडेंट्स को सुनना, रिस्पॉन्स देना, कम्युनिकेट करना, वो सारी चीज़ें क्या हैं, इंटरेक्टिव फेज़ के अंदर हैं। जैसे कि अब हम यहाँ, और ये बेसिक मतलब इम्पॉर्टेंट फेज़ है पूरी टीचिंग प्रोसेस का, क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करने की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। यानी कि उन्हें समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। सो इंटरेक्टिव फेज़ इज़ द इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ these 3 steps, राइट। सो यहाँ पर ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। साइज ऑफ अ क्लास, सबसे पहले टीचर देखेगा कि क्लास का साइज कैसा है।
तो ये हमने देख लिया कि उस क्लास के साइज़ के साथ ये भी देख ले कि कौन सा बच्चा उसको सपोर्ट करेगा। यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर अगर कुछ चीज़ समझा रहा है तो उसे अच्छे से समझते हैं और फिर उसके साथ में कुछ कुछ चीज़ें अपनी भी ऐड करके उस लेक्चर को बहुत इफ़ेक्टिव बनाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, टीचर का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह के भी वो देखे कि कौन सा बच्चा इन दोनों में से किस कैटेगरी में आता है, राइट। सो ये हो गया। एंड डायग्नोसिस ऑफ क्लास, अब यही वो पहले इसी की बात कर लेते हैं। अब टीचर के साथ साथ बच्चे भी ये देखते हैं कि टीचर किस तरह से क्लास में खुद को प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो खुद भी टीचर लगना चाहिए। सो डायग्नोस्टिक फंक्शन जैसा ही है ये। और साथ में अब देखते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। अब टीचर कुछ पढ़ाएगा, वो अपनी बात रखेगा, समझाएगा पूरे लेक्चर में, तो साथ में क्या होगा, इंटरेक्शन होना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट टीचर से पूछे कुछ जो उसकी क्वेरीज अराइज हो रही हैं, और साथ में टीचर बच्चों को इन्वॉल्व करे टीचिंग की प्रोसेस में कि आप ये बताओ, और या फिर आपको क्या समझ में आया, कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरेक्टिव फेज का पार्ट है, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हियर वी डिस्कस अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन अचीवमेंट। तो हमने लास्ट जो स्टेप देखा उसमें एक्शन एंड रिएक्शन को और अच्छे से पढ़ लेते हैं कि इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टिमुली। स्टिमुली क्या होता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि डेवलप करती हैं इंटरेस्ट, जैसे कि बच्चों में पढ़ने का इंटरेस्ट आए, तो आप ऐसे मेथड, ऐसा कम्युनिकेशन स्किल इस तरह से करो। तो अब इसमें क्या है, ये वर्बल भी हो सकती है और ये नॉन वर्बल भी, जैसे ब्लैक बोर्ड पे अच्छी राइटिंग से लिखना या प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाना। सो ये सारी चीज़ें हैं। द टीचर शुड बी अवेयर ऑफ मोटिव विच इज़ अप्रोप्रिएट स्टिमुली। मतलब टीचर को पता होना चाहिए कि वो किस जगह पर कौन से स्टिमुली यूज़ करे, यानी कि ओरल कहाँ करनी है और नॉन वर्बल कहाँ करनी है। ओके, तो और जब भी ज़रूरत हो तो वो स्विच कर सके, यानी कि जब पढ़ाना है तब पढ़ाए। अब जैसे मुझे जब बोलना है तब मैं बोल रही हूँ, और साथ में जो मुझे हाईलाइट करना है पेन से, देन मैं उसे हाईलाइट कर रही हूँ। सो डेफिनेटली ये अच्छे से पता होना चाहिए टीचर को, राइट। और उन दोनों में एक कोऑर्डिनेशन बिल्ट होना चाहिए। सो टीचर मस्ट नो 3 थिंग्स। अब उसे कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखे, फॉर्म, कि उसकी जो स्टिमुली है उसकी फॉर्म कैसी हो, वर्बल नॉन वर्बल, कंटेंट कैसा हो, एंड ऑर्डर क्या हो उसका, सीक्वेंस कैसा हो, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट स्टेप है फीडबैक एंड रेनफोर्समेंट। वो पहले से ही ये तय करके रखे कि वो फीडबैक कैसे लेगा, रेनफोर्स कैसे करेगा अगर कोई कमियां आई है तो। अब रेनफोर्स करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम सामने वाले से कोई फीडबैक लेंगे बच्चों से, तो हो सकता है कि वो फालतू की कमियां निकालें, गलतियां बताएं। तो वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। सो पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो, लेना ज़रूरी इसलिए है फीडबैक फॉर स्ट्रेंथनिंग द रिस्पॉन्स, ताकि रिस्पॉन्स आ सके, है ना। और जो रिस्पॉन्स आए उसको स्ट्रेंथ मिले, ताकि क्योंकि जब बच्चे इंटरेक्ट करेंगे तो हमें पता लगेगा, जो लर्नर इंटरेक्ट करेगा, कि हमें हमारी जो टीचिंग का लेवल है कैसा है, कहाँ कमियां हैं, ये पता लगेगा, और हम चेंज कर सके उनके रिस्पॉन्स को। क्योंकि जब पता लगेगा तभी तो नेक्स्ट स्टेप में जब भी हम पढ़ाएंगे अगली बार तो बेस्ट देंगे और भी ज़्यादा, तो उसे चेंज किया जा सके एंड मॉडिफाई किया जा सके। ओके, सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज़, कि अब हमें अपनी स्ट्रेटजीज़ को फर्दर डेवलप करना होता है, राइट। एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन टीचर प्रोसीड्स सच एक्टिविटीज़ एंड कंडीशन बाय रेनफोर्समेंट स्ट्रेटजीज़। मतलब जब फीडबैक आया और जहाँ कमियाँ आई, साथ के साथ उन्हें थोड़ा चेंज कर ले, डेवलप कर ले, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। ओके, लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट वन। अब पोस्ट एक्टिव फेज़। अब बिल्कुल जब टीचर अपना काम पूरा कर चुका पढ़ाने का, तो अब उसे क्या देखना है, क्या बस वहीं बंद कर दे। वो टेस्ट करेगा कि सीखा कितना लर्नर ने। मतलब बीच में उसने क्वेश्चन पूछ कर ये देखा कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं। बट जब टीचिंग की प्रोसेस
मतलब जो मेन फेज़ था, सेकेंड फेज़ जो हमारा कंप्लीट हुआ, सो अब वो पोस्ट एक्टिव फेज़ में देखेगा कि लर्नर के बिहेवियर में क्या चेंजेस आए। द सिलेक्शन ऑफ एडिक्वेट इवेल्युएशन प्रोसीजर, मतलब अब वो ये देखे, टेस्ट वगैरह ले, अब वो MCQs का टेस्ट लेगा या फिर लॉन्ग आंसर्स का लेगा, तो वो एक मेथड का मेथड कैसा हो, प्रोसीजर कैसा हो, ये देखे। जैसे कि हमारे एग्ज़ाम होते हैं, बीच में यूनिट टेस्ट होते थे और उसके बाद जो है कि लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब जब छोटे थे यानी कि 8th क्लास तक थे, तो क्या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते थे? नहीं, तब तक ऐसा नहीं था। सो एक प्रोसीजर होना चाहिए इवेल्युएशन का, तो वो सेलेक्ट करे उस प्रोसीजर को। द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अबाउट डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन, फिर वो डिसीजन ले अलग अलग एक्टिविटीज़ की। ओके, सो अटेनमेंट ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव, और वो लास्ट में ये देखे कि टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव था मेन, वो फुलफिल हुआ या नहीं, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और नेक्स्ट फर्दर उसे क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, राइट। सो पोस्ट एक्टिव फेज इज कंप्लीट हेयर। वी विल लर्न learners characteristics and its meaning in our next class. So till then, keep learning, keep growing, and stay connected with commerce.com, and subscribe our channel and like this video.